बर्निंग स्टॉक्स की सूची में जो पहला शेयर है आज के लिए वो है वन मोबीक्विक सिस्टम्स का, जिसे आप मोबीक्विक के नाम से भी जानते हैं। शेयर में दूसरे दिन बढ़त है और 2 दिन में आप देखिए स्टॉक में करीब करीब 20% के आसपास की तेजी आ चुकी है। 202 रुपये 22 पैसे से चलना शुरू हुआ, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग आप मान लीजिए 202 रुपये के आसपास की थी और आज इसने 243 रुपये 50 पैसे का हाई टच किया। तो 2 दिन में ही 20% का मूव आ गया और 2 खबरें हैं जिसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर देखा। आज की अगर आप बात करें तो करीब 60 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील हुई है, ऑलमोस्ट 7.25% के आसपास की हिस्सेदारी बनती है जो ब्लॉक डील हुई है। और ये ब्लॉक डील तब हुई है जब कल इस कंपनी को आरबीआई से एक अच्छी खबर आई थी। इन्होंने आरबीआई के पास एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अर्जी दी थी, वो अर्जी इनकी मंजूर होगी। और अच्छी बात ये देखिए, जब इन्होंने अर्जी डाली थी उसके 4 महीने के अंदर ही इनका जो लाइसेंस है वो आ गया एनबीएफसी को लेकर, यानी कि इस कंपनी को लेकर, इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर आरबीआई काफ़ी आश्वस्त है, जिस वजह से 4 महीने के अंदर इस अर्जी को मंजूर कर लिया गया। और ये MFSPL की नाम की एक होली ओन्ड सब्सिडरी को शुरू करेंगे, मोबीक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। तो ये अब इसको स्थापित किया जा सकता है और इसी का उत्साह हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कल से ही चल रहा है और आज एक ब्लॉक डील भी हुई है। सर, ये उत्साह और ऊपर लेके जा सकता है स्टॉक को या डन फॉर द डे? जिनके पास नीचे का रखा है बेच दें, मुनाफा वसूल कर ले। देखिए, मुझे लगता है कि वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड, ऑब्वियसली देखिए लाइसेंस मिला है, इसके मतलब तो बहुत ही साफ एंड क्लियर है, बहुत कंप्लाइंट है। और हम्म। आज इंडिया में अगर आप धंधा धंधा करना चाहते हो एंड ओवरऑल एनबीएफसी एंड फिनटेक मार्केट में, आपको कंप्लाइंस कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। आपका चाहे पर्सनल नेटवर्क जितना भी हाई हो, अगर आप कंप्लाइंट नहीं हो, टुडे और टुमारो आप इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे। और इसका रियल एग्जांपल है पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो कैंसिल हुआ। पेटीएम पेमेंट बैंक के कितना, देखिए कितना बढ़िया नेटवर्क था, कितना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने केवाईसी के टाइम में ठीक ठाक काम नहीं किया था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इशू हो गया था। सो मुझे लगता है कि वन मूवी को एक सिस्टम जिस तरीके का मूव दिखा रहा है, 1-2 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के हिसाब से तो डन है। लेकिन अगर लाइसेंस वगैरह मिला है तो कमिंग फ्यूचर इसका बहुत ही बेटर ब्राइट हो सकता है। हमें लगता है कि यहाँ से ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एजम्पशन है। मुझे लगता है कि स्टॉक डेफिनेटली एक बेस फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे मूव आना पॉसिबल है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं दूंगा क्योंकि चार्ट मुझे वो परमिट नहीं कर रहा है जो बेसिकली ट्रेंड लाइंस वगैरह मैं देखता हूँ, लेकिन ये बिजनेस को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता हूं, तो इसलिए मुझे पता है। अभी 233 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 203 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर किसी के पास भी स्टॉक है तो। फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक 310 312 इसके ऊपर सस्टेन होने पे अगर होता है तो नेक्स्ट 6 महीने में आपको एक बार 435 450 तक मूव मिल सकता है। तो मैं थोड़ा अभी कंजर्वेटिव आदमी हूं, अभी उतना ज्यादा मेरे को एक्साइट नहीं कर रहा है। अभी मैं महंगा खरीदूंगा, महंगा बेचूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा बेस बनने के लिए वेट करना पसंद करूंगा मोबिक्विक। ठीक है, 310 312 पार होने दीजिए, फिर हो सकता है 435 450 तक भी स्टॉक आपको जाता हुआ दिखे। तो अभी आप खरीदारी ना कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऊपर में कंफर्मेशन आने दीजिए। महंगा खरीद के महंगा बेच लेंगे, लेकिन अभी बिना कंफर्मेशन के खरीदना सस्ते भाव पर, अगर आपको 310 महंगा लगता है उस हिसाब से, तो अभी ना खरीदिए। थोड़ा ऊपर में लेके ऊपर और बेच देंगे, ये ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। कोहेंस लाइफ साइंसेज, सर अभी जो सवाल आया भी था हमारे सामने सीमा देवी जी का, कोहेंस लाइफ साइंसेज में हमने देखा है सर 2 दिन में ही ज़बरदस्त मूव आया है, 43% स्टॉक चला। कल भी 20% का अपर सर्किट लगा था और आज भी 514 रुपये 90 पैसे तक का हमने उछाल देखा। 360 रुपये 10 पैसे ये इसका फ्राइडे का क्लोज था सर, और 360 वाला 515 हो गए शेयर देखते ही देखते 2 दिन के अंदर ही। हुआ क्या, इनके जो चेयरमैन और जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर विवेक शर्मा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कंपनी ने। 30 अप्रैल से लागू हो जाएगा ये। अब इनकी जगह एक नियुक्ति हुई है, सिप्ला के जो पूर्व सीईओ हैं उमंग वोरा जी, उनको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है और वो कंपनी के चेयरमैन और उसके साथ साथ सीईओ का पदभार संभालेंगे। ये होगा 1 मई से जब वो चेयरमैन, और 20 मई से वो ग्रुप सीईओ का पदभार भी संभाल लेंगे। अब सर इतना बड़ा नाम, इतने बड़े ब्रांड से इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेकर वो आ रहे हैं, तो नई एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी को मिलेगी। इसी बिना पर हमने कल भी सर्किट लगता हुआ देखा था और आज भी मूव काफ़ी पॉजिटिव आया है सर। 515 रुपये तक का मूव हमने इसमें देखा आज बनते हुए, और ये जो सवाल आया है ये 505 रुपये पर लिया है इन्होंने, सीमा देवी ने। आई थिंक इन्होंने आज ही लिया है। कह रही हैं कि बाय तो कर लिया है इसमें, अब तेज़ी और कितनी बाकी है इसमें?
संदीप जी, क्या होता है ना, जब कोई भी स्टॉक चल रहा है चलने के बाद जब वो उसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है, और मान लीजिए पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से, मैं देख रहा था 60% से ज्यादा नीचे है। 60, अभी 2 दिन चला है, उसके बाद भी 60% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। अब जो न्यू रिटेलर्स होता है उनको लगता है कि नहीं, कल भी चला है, आज भी चला है, क्या क्या हो रहा है, न्यूज आ रहा है, अरे जिंदगी बदल जाएगा, चलो मैं बाय कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। सो मुझे लगता है कि दो एक दिन का एक्साइटमेंट, 2-3 दिन का एक्साइटमेंट, आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे पहले इसका इनका पास्ट बैकग्राउंड देखिए। तो हमें लगता है कि नहीं, आई एम एग्री विथ दिस काइंड ऑफ थिंग, अच्छा है, न्यूज आया है, चला है, और चलने दीजिए 10-15-20%। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग अभी करना चाहिए एक बार, क्योंकि कल चला हुआ है, अभी 12% ऊपर है, तो कहीं ना कहीं 2 दिन में एक अच्छा बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे हो चुका है। मैं बोलूंगा वेट कीजिए, स्टॉक में डेफिनेटली पोटेंशियल यहाँ से है। कल को अगर रिकवरी होता है तो मैं चूज करूंगा, अदरवाइज मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न फेल होने में टाइम नहीं लगता है, और फेल ही होता है 90% ऑफ द टाइम। तो इसीलिए अब देखिए, जिन्होंने आज 505 510 के आसपास बाई किया है, अब देखिए कल को अगर इसमें एक 8% 9% का बाई चांस सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और आज जो अभी 50 टका ऊपर है, कल अगर फिर से 50 टका नीचे आता है, तो जिन्होंने आज बाइंग करके गया ना, वो कल माथा कोसेंगे, वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट में मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज होता है, हमने देखा है। तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस हमें लगता है कि मैक्स टू मैक्स आपको 465 के रेंज पे मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। फ्रेश बाई यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए अभी। ठीक है, ओके। पीएसयू बैंकों पर क्या करें सर? ये जो आरबीआई के नए नॉर्म्स आए हैं ईसीएल के, यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के, फाइनलाइज कर दी गई है गाइडलाइन सर। इंटरडे में 4% तक लुढ़के हैं पीएसयू बैंकों के स्टॉक। सर ये जो गाइडलाइंस है ना सर, बैंकों ने थोड़ा समय मांगा था आरबीआई से कि आप थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद इनको लागू कीजिए, लेकिन आरबीआई ने नहीं मानी है और 1 अप्रैल 2027 से ये नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी। जिसमें पहले क्या होता था सर कि आप जो इंकर्ड लॉस होता था, यानी कि जो नुकसान हो गया उसके बेसिस पर आप प्रोविजनिंग करते थे, अब आपको फॉरवर्ड लुकिंग करना होगा, यानी कि पहले से ही एंटिसिपेट करते हुए 3 स्टेजेस में ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो अब लागू होती हुई नजर आएंगी, जिसके तहत बैंकों को प्रोविजनिंग करनी होगी। सर पीएसयू बैंकों में ये जो गिरावट है वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इस मूव के चलते जो गिरावट आई है वो क्या मौका है? क्योंकि पीएसयू बैंकों पर तो आप भी पॉजिटिव रहे, हमने थोड़ी देर पहले एसबीआई की बात भी करी थी। जी, मैंने एसबीआई का बात भी कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और भी 1200 से 1500 पॉइंट नीचे आ जाए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आपको नीचे मिलेंगे। अभी पीएसयू बैंक इंडेक्स, संदीप जी, ऑलमोस्ट 8680 के लेवल पे चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से भी और थोड़ा नीचे पॉसिबिलिटीज है। और डेफिनेटली मैं देखिए शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड मैं रहना चाहूंगा डेफिनेटली कैनरा बैंक, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का चार्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रहना पसंद करूंगा। और ओवरऑल बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, मुझे लगता है कि दोनों बैंकिंग ही करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा वेट कर लें, अगर कैनरा बैंक और एसबीआई भी खरीदना जैसे आप कह रहे हैं आपको पसंद है तो नीचे में लें। हाँ, अभी खरीदना भी है उन लोगों के लिए जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है। मतलब कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप बाई करके अभी आप हीरो नहीं बन पाएंगे मार्केट में, इट विल टेक सम टाइम। वो कैनरा बैंक, एसबीआई ऐसा बैंक है कि आपको 2-3 साल का व्यू लेके चलना पड़ेगा। सो वो एक मेरा थॉट है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ से भी 1200-1500 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन मिलेगा, तो नीचे आपको मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। ठीक है, जो आपको पसंद है एसबीआई और कैनरा बैंक, उसमें एक राइडर है कि लंबी अवधि का अगर आपका व्यू है तो आप इन बैंकों में ज़रूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सर आरआईएल को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स का रिएक्शन था, शुक्रवार की शाम को आए थे। उसके बाद जो रिएक्शन आया सर, 3-3.25% का अपमूव था कल स्टॉक में। और आज एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है उसको इंक्रीज किया, ऊपर की तरफ बढ़ाकर 1910 रुपये कर दिया है। एज ऑफ नाउ जो 4-5 रिपोर्ट्स मेरे पास है ना सर, उन रिपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा टारगेट गोल्डमैन सैक्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा बुलिश या फिर जो तेज़ी का नज़रिया अगर किसी का है तो वो गोल्डमैन सैक्स का ही है। इसके अलावा भी सीएलएसए 1800, मॉर्गन स्टैनली 1803 और जेपी मॉर्गन का भी 1675 रुपये का टारगेट है। तो सर नंबर्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जियो का आईपीओ भी है जो कि इन ब्रोकर्स की ओर से हाईलाइट किया गया है। सर आप कितने बुलिश हैं स्टॉक को लेकर? 1910 आपको भी नज़र आ रहा है क्या गोल्डमैन सैक्स की तरह? देखिए संदीप जी, एक प्रैक्टिकल चीज आपको मैं बताता हूँ। अब इन्वेस्टर्स को भी ये समझना पड़ेगा, रिलायंस इंडस्ट्री को लेके जिस तरीके का लास्ट ओवर द 5 इयर्स 10 इयर्स हम लोगों ने देखा है, एज पर द हिस्ट्री, बहुत ही
प्रोमिनेंट एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बीच बीच में चलेगा नहीं, ये मार्केट का नेचर है। अब द थिंग इज की स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई में था, जिस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 1600 एंड अबो, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हम लोगों ने देख लिया है। एक ऑलमोस्ट 1300 के आसपास बहुत ही बढ़िया जोन था। अभी 1382 के आसपास का प्राइस है। अगर 1900 के आसपास आना है तो एक बार निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वार्स वगैरह सब कुछ है उस टाइम पे सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होगा। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव क्योंकि अभी नहीं है, तो इसीलिए ये स्टॉक अभी नहीं भागेगा। और रिलायंस इंडस्ट्री किनको बाय करना है? उन लोगों को बाय करना है जिनके पास पेशेंस है और लेके आप थोड़ा 1.5 2 साल 3 साल वेट करके जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड और एक डिस्क्लेमर है, अगर आप मार्केट में आए हो और पैसा बनाना चाहते हो, बहुत बढ़िया। एंड मुझे लगता है कि अगर आप न्यू हो, सपोज आपका ड्रीम है कल को राकेश झुनझुनवाला बनना, कल को बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नॉट फॉर यू, क्योंकि ये शाहरुख खान ऑलरेडी बन चुका है। आपको पैसा वहां पे डालना पड़ेगा जो शाहरुख खान नहीं बना है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट का शाहरुख खान है, मार्केट का अमिताभ बच्चन है। अब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान के ऊपर पैसा नहीं लगा पाओगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। जो न्यू बॉडी बॉलीवुड में अभी एक्टर एक्ट्रेस आ रहे हैं, आप अगर उनके ऊपर दाव लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बनेगा, आप नेक्स्ट न्यू हीरोज के साथ रहेंगे मार्केट में। यही मार्केट का साइकोलॉजी है। लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्री के साथ डेफिनेटली रहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है। और अगर आपका एज एटलीस्ट 65, एटलीस्ट 60 50 40 ऐसा है, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका एज 20 25 30 32 है एंड यू वांट टू मेक मनी, आपको बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, तो रिलायंस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। ओके, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर आ रहे हैं बाजार में तो भी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए तो बहुत बाखूबी बताया। मुझे पहले पिछली बार भी याद है सर, आपने कुछ जेंजी वर्ड भी यूज़ किया था कि अगर कोई जेंजी है उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है। ऑब्वियसली, मतलब देखिए, मल्टीबैगर अभी रिलायंस इंडस्ट्री नहीं देगा मुझे, टीसीएस अभी मल्टीबैगर नहीं देगा मुझे, इन्फोसिस अभी मल्टीबैगर नहीं देगा। मैं अभी न्यू कुछ स्टोरी के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं डेटा सेंटर के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, मैं ईवी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन वही पुराना स्टोरी जो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है हिस्ट्री में, सपोज रेलवे, सपोज डिफेंस, उसमें अभी स्टोरी नहीं बनेगा। स्टोरी बन सकता है ईवी में, स्टोरी बन सकता है अभी सेमीकंडक्टर में, स्टोरी बन सकता है चिप्स में, डेटा सेंटर्स में। लेकिन स्टोरी अभी अलग कोई थीम्स में मुझे लगता है कि वो फोकस करना चाहिए। अभी एचडीएफसी बैंक में मैं 5 लाख लेके आ रहा हूं और मैं सोच रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, ये आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट में, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि हमारा भी एक प्रोटोकॉल रहता है, सम टाइम मैं प्रोटोकॉल को थोड़ा साइड करता हूँ एंड मैं फ्रिक्वेंटली बात करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि यही जो हमारे व्यूअर्स हैं वो प्यार देते हैं और हमें खुल के बोलना भी चाहिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप देखेंगे, अभी ये जो सैयारा मूवी हुआ था रिसेंटली, बहुत हिट हुआ। एंड अभी जो सैयारा का जो एक्टर है उनको ऑफर्स आ रहा है कि आप न्यू कौन सा मूवी करेंगे बताओ। जो स्कैम 1992 वाला हर्षद मेहता जो स्टोरी हुआ था, उसमें जो एक्टर थे उनको बहुत ऑफर्स आ रहे हैं। अभी जो रणबीर सिंह ने धुरंधर किया है उनको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं सर, कि आप कौन सा मूवी नेक्स्ट साइन करेंगे बताओ। लेकिन जो अमिताभ बच्चन हो चुका है, जो ऑब्वियसली बिग रेस्पेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो अमिताभ बच्चन हो चुका है, जो शाहरुख खान हो चुका है, जो सलमान खान हो चुका है, आप वहां पे जाएंगे एक सस्टेनेबल आरओआई आपको मिलेगा, लेकिन न्यू क्रेज आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए समटाइम पैसा डालिए ऐसे स्टॉक्स पे जो न्यू एज वाले कंपनीज है। तो जेंजीस लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, जेंजीस डोंट लाइक ओल्ड थिंग्स, ये साइकोलॉजी है जेंजीस का। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर जल्दी से देखिए, मुझे चुन चुन के भी आपसे लेने हैं स्टॉक सर। आज समय निकल गया, कुछ बातें ऐसी होगी भावनात्मक। बजाज हाउसिंग के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं सर, 14% मुनाफा बढ़ा है, एनआई में भी 15% की जंप है, एयूएम भी इनका 23% बढ़कर आया है और ब्रोकर्स बुलिश हैं सर, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, ये स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सर। आपका क्या कहना है सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और कितनी तेज़ी अपसाइड है? देखिए, मुझे लगता है कि संदीप जी पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी जो अपसाइड है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लगातार एक सेलिंग प्रेशर, और मुझे लगता है नहीं कि स्टॉक आपको ऊपर मिलेंगे। 109 एंड 150 ये दो लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं एक बार सोचूंगा, रिव्यू करूंगा। लेकिन बिफोर दैट
आई एम आउट इन दिस काउंटर। मुझे लगता नहीं कि ये काउंटर आपको कुछ भी मुनाफा दे सकता है इमीडिएट लेवल पे। स्ट्रक्चर बहुत वीक है। उल्टा 150-60 से जिस तरीके से पैसा डिस्ट्रॉय किया है लोगों का, सो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आप 78 के आसपास मेंटेन करके जाइए। ठीक है, 150 पार होना अहम है। 115, 115। 115, ठीक है। एक सर टाटा केमिकल्स बता दीजिए, आज इसमें बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जल्दी से टाटा केमिकल्स में क्या करना है? टाटा केमिकल बढ़िया काउंटर है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जो मूव आया है कंटिन्यू होना चाहिए अप टू 975 एंड 1000 तक होल्ड कीजिए। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 775, 775 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, कंटिन्यू होगा मूव।